रो इक्वेशन क्या थी बताओ? m अपॉन एन स्क्वायर टो। यहाँ m और e कांस्टेंट है, और n और t नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट इलेक्ट्रॉन, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ये चेंज होता रहता है टेम्परेचर के साथ में। n क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स और ये चार्ज कैरियर्स क्या है? मेटल के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल्स के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम इन जनरल स्टडी कर रहे हैं सभी की। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन की वैल्यू ये। और टो क्या है? टो है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये कैसे डिपेंडेंट है टेम्परेचर के? सपोज हम कॉपर ले लें। कॉपर मेटल के अंदर कॉपर का आयनाइजेशन होता है और बना कॉपर आयन, और बने दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ठीक है। जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम आपका आयन वाली साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। मींस लार्जर द टेम्परेचर, लार्जर इज डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह अगर आप देखें, एक एक्व सॉल्यूशन देख लें, सोडियम क्लोराइड का एक्व सॉल्यूशन है, तो क्या बनता है? सोडियम आयन बनता है, क्लोराइड आयन बनता है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आयनाइजेशन बढ़ जाएगा। तो लार्जर द टेम्परेचर, लार्जर इज द केटाइन एनायन, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, एन ऑल्सो इंक्रीजेस। और जब एन इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? हेंस दिस increase in n tends to decrease रो। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये दो रिजल्ट निकले। सिंपल सी बात है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रो डिक्रीज होता है। सिंपल सी बात निकल कर आई है। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो टाउ क्या चीज है आपके पास? ये टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है एवरेज टाइम बिटवीन टू successive collision of free electrons, two successive average time between two successive collision of free electrons। तो सीधी सी बात यह है कि क्या इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या करता है? इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ कर्नेल्स, मतलब पॉजिटिव आयंस, जो कि एक्चुअली क्या है? फिक्स्ड है। इसमें इन मेटल में, राइट। और दिस इंक्रीज दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या करती है? कॉज फ्रीक्वेंट कोलिजन। फ्रीक्वेंट कोलिजन कर देती है, जल्दी जल्दी से कोलिजन हो सकते हैं, होने लगते हैं। तो क्या हुआ? टाउ डिक्रीजेस, टाउ डिक्रीज होता है। अब टाउ डिक्रीज होने से क्या हुआ? दिस डिक्रीज इन टो क्या होता है इससे?
टेंड्स टू इंक्रीज क्या रो है ना। तो अब इससे क्या निकल कर आया, अब इससे कुल मिलाकर रिजल्ट निकल कर आया, इंक्रीज इन टेम्परेचर टेंड्स टू इंक्रीज रो। एक तरफ तो इंक्रीज इन टेम्परेचर टेंड्स टू डिक्रीज रेजिस्टिविटी, दूसरे साइड देखें इंक्रीज इन टेम्परेचर टेंड्स टू इंक्रीज रेजिस्टिविटी। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, ओवरऑल इफेक्ट आप में से ज्यादातर ने बताया था, ओवरऑल इफेक्ट आपका, ओवरऑल इफेक्ट, ओवरऑल इफेक्ट का मतलब नो चेंज इन रेजिस्टिविटी, क्योंकि एक फैक्टर रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर रहा है टेम्परेचर के साथ में, तो दूसरा फैक्टर टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब देर इज नो चेंज इन रेजिस्टिविटी। और जब रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं होगा तो रेजिस्टेंस में भी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली, एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक फैक्टर टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, दूसरा फैक्टर टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ क्या कर रहा है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ये कौन कह रहा है आप में से कि दोनों फैक्टर इक्वल है, दोनों फैक्टर इक्वल इफेक्ट दे रहे हैं? नहीं, जरूरी नहीं कि दोनों का इफेक्ट सेम हो। अगर ये वाला कौन सा एन, इंक्रीज इन चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर ये वाला फैक्टर स्ट्रॉन्गर रहा और इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो अगर ये वाला फैक्टर वीकर रहा तो कौन ओवरकम कर जाएगा, कौन डोमिनेट कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा पहला वाला फैक्टर, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस रो। और बाय द वे अगर ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज करने वाला फैक्टर वीकर है और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने वाला फैक्टर स्ट्रॉन्गर है, तो कुल मिलाकर ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी हो जाएगा। हाँ, कुछ कंडीशन ऐसी भी बन सकती है कि जब ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के इक्वल काम करने लगे, तब उस केस में हम कह सकते हैं देर इज नो चेंज इन रेजिस्टिविटी। लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, बहुत कम केसेस में होता है ऐसा। अब बात यह है कि कब, किन कंडीशंस में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज करने वाला डोमिनेट होता है और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करने वाला रिसेसिव हो जाता है, रिसेसिव हो जाता है, दब जाता है। कब ये उभरता है, कब ये दबता है, कब ये वाला दबता है और कब ये उभरता है, ये एक्चुअली डिपेंड करता है मटेरियल पर, मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो अब हम एक एक करके मेजर टाइप ऑफ मटेरियल्स का डिस्कशन कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग हमारे मटेरियल्स कितने टाइप के हैं। सबसे पहला मटेरियल हमारा होता है गुड कंडक्टर, विच इज व्हाट, विच इज मेटल। मेटल। मेटल्स के लिए, फॉर मेटल्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, metals are good conductors even at low temperature। कम टेम्परेचर पर भी मेटल्स गुड कंडक्टर है, इवन एट लो टेम्परेचर। क्यों गुड कम, क्यों है गुड कंडक्टर ये, सिंस लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इवन एट लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इवन एट लो टेम्परेचर। मतलब क्या है कि अबाउट 97-98% ऑफ कॉपर एटम क्या कर देते हैं, रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। जो कॉपर का मेटल है उसमें 97-98% कॉपर आयंस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल रखे हैं, ठीक है। एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर क्या हुआ, हाई टेम्परेचर पर क्या हुआ, हो सकता है 98 से
98.5% एटम्स अपने रिलीज कर दें। टाउ डोमिनेट करेगा इसमें। हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ चेंज क्या हुआ, जस्ट 0.5% का चेंज, अबाउट 1 to 5%, है ना। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स सिग्निफिकेंटली। बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करा इसने इलेक्ट्रॉन्स में, किसने, टेम्परेचर इंक्रीज करने में। लेकिन लेकिन क्या हुआ, बट इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉज अ significant डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़े 0.5%, 1%, लेकिन इसमें डिक्रीज कितना हो गया, 10-20% का डिक्रीज हो गया। तो ओवरऑल ओवरऑल क्या हुआ, डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम क्या करता है, डोमिनेट। डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम डोमिनेट कर जाता है, हेंस रेजिस्टिविटी क्या होगी बताओ, इंक्रीजेस। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज हो जाती है मेटल के साथ में। और जब रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए फॉर ए गिवन कंडक्टर। रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो रो भी क्या होगा, रो इंक्रीजेस। रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज और रो भी इंक्रीज फॉर ए गिवन कंडक्टर। फॉर मटेरियल दिस इंक्रीजेस इज फॉर मटेरियल, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, लेड है, आयरन है, इनका जब भी टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे रेजिस्टिविटी इंक्रीज ही हो जाएगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी हमेशा। क्लियर है बात इतनी, क्लियर हो इतनी बात, कोई कंफ्यूजन किसी को। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स पर्टिकुलरली एक्वस सॉल्यूशन, NaCl है, आपने इसको एक्वस सॉल्यूशन बना दिया तो क्या हुआ, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन डिसोशिएट हो गए। पहले जुड़े हुए थे, अब अलग अलग हो गए, अब अलग अलग हो गए। अब अलग अलग जब हो गए ये, तो क्या होगा, तो क्या होगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस आयनाइजेशन इंक्रीजेस। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दो तो 10 डिग्री टेम्परेचर से आयनाइजेशन दुगना हो जाता है नॉर्मली। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में तो ऑलरेडी आयनाइजेशन होता ही है तकड़ा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आयनाइजेशन क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। हेंस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स स्मॉल n। यहाँ चार्ज कैरियर्स कौन है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स नहीं है, चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, कैटाइंस एंड एनाइंस। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स n क्या होता है, इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। लेकिन जब आपके सॉल्यूशन में चल रहे हैं, जब आपके सॉल्यूशन में ये चार्ज कैरियर्स चल रहे हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन चल रहे हैं, एक्व सॉल्यूशन है, वाटर के अंदर आपने घोल दिया सोडियम आयन क्लोराइड आयन, तो इनके चलने फिरने के लिए ढेर सारा स्पेस अवेलेबल है, बहुत सारा स्पेस अवेलेबल है इनके चलने फिरने के लिए, बहुत सारा स्पेस अवेलेबल है। जब स्पेस अवेलेबल है तो क्या करेंगे, इनके टकराने के चांसेस कम रहते हैं, टकराने के चांसेस कम रहते हैं। अब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो गए, चलो ठीक है,
मगर ये स्पेस तो यहाँ अवेलेबल था इन्हें चलने फिरने के लिए, खूब सारा स्पेस अवेलेबल है। अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो भी गए तो क्या होता, कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। तो जो टो है डज नॉट डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स तो काफी ज्यादा बढ़ गए, लेकिन क्योंकि इनके पास स्पेस है काफी चलने फिरने के लिए, तो टाउ जो है इसमें कोई बहुत बड़ा डिक्रीज नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ, ओवरऑल इंक्रीज इन एन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या करता है, डोमिनेट करता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स डोमिनेट, हेंस रो डिक्रीजेस। टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। ये रह गई बात किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। उसके बाद आता है गैसेस। एक्चुअल में गैसेस के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, जैसे कि जे जे थॉमसन की कैथोड रे ट्यूब है, तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये, और क्या है, पॉजिटिव आयंस है। पॉजिटिव आयंस चलते हैं कहाँ, निगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ को, और इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं कहाँ, एनोड की तरफ को, पॉजिटिव की तरफ को। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज कैरियर्स, ठीक है। अब इसमें भी यही बात है, गैस का कोई मॉलिक्यूल है या एटम है, गैस का एटम है, जैसे कि आपने गैस ले ली हीलियम, हीलियम ले ली, हीलियम का आयनाइजेशन हुआ, हीलियम का एक पॉजिटिव आयन बना और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसने, ठीक है। जब किसके किसके इन्फ्लुएंस से, हीट के इन्फ्लुएंस से, जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये क्या होगा, ये आपका टेम्परेचर बढ़ने पर ये क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगी, ये आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉज क्या, इंक्रीज इन आयनाइजेशन, हेंस इंक्रीज इन चार्ज कैरियर्स एन सिग्निफिकेंटली, काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि गैसेस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गैसेस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं होता, लेकिन लाइटनिंग के लाइटनिंग के केस में तो हो जाता है, लेकिन वहाँ तो पोटेंशियली लाखों मिलियंस ऑफ वोल्टेज है। लेकिन जहाँ जब 30 40 50 हज़ार वोल्ट होगा, तो फिर गैसेस का जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू वो लो लो प्रेशर ऑफ गैसेस पर होता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस occur at low temperature, occur at low temperature, at low pressure, hence tau does not decrease significantly। क्योंकि जब लो प्रेशर है तो बहुत कम चार्ज कैरियर्स हैं, लो प्रेशर है तो फिर क्या है, फिर तो जगह ही जगह है इनके पास चलने के लिए। बहुत लो प्रेशर, आप जे जे थॉमसन वाला एक्सपेरिमेंट आप 11th क्लास में पढ़ो जा करके, बहुत हल्का प्रेशर होता है, 10⁻³ एटमॉस्फेरिक प्रेशर या इससे भी कम, तब जाकर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। तो जब इतना लोड प्रेशर है तो इसका मतलब वहाँ बहुत सारा स्पेस है, वहाँ पर मॉलिक्यूल्स है ही बहुत कम, तो टो डज नॉट डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, हेंस क्या है, हेंस इंक्रीज इन चार्ज कैरियर्स एन डोमिनेट। और इसके डोमिनेटर से क्या होता है, टो
रो डिक्रीजेस। इससे भी क्या होगा, यहाँ भी रो की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, काफी ज्यादा, काफी सर ये बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। सर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का लो प्रेशर और टेम्परेचर से क्या हुआ अब सर? देखो ये तो अलग कहानी है, अभी फिलहाल उसको हम नहीं चेक कर रहे। अच्छा, एक YouTube पर आप देखना, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। एक शो पीस होता है, एक हमारे देश में तो वो प्रचलित नहीं है, एक शो पीस है, वो मैंने देखा है, वो रियल में भी देखा है मैंने अपने सामने से। एक बॉक्स होता है, कांच का बॉक्स, मोस्ट ऑफ द केस कांच का एक बॉक्स होता है, ऐसे टावर की तरह खड़ा हुआ, करीब करीब 1.5-2 मीटर लंबा ऊंचा। और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, मतलब दो मेटल के पीस लगे होते हैं इस शेप में, वी शेप में, वी शेप में लगे होते हैं। और नीचे क्या है, नीचे ये बॉक्स बंद है, नीचे आपका ये बॉक्स नीचे बंद होता है। तो देखना आप, इसका नाम होता है, इसका नाम होता है, यूट्यूब पर आप देख लेना, इलेक्ट्रिक लैडर, सीढ़ी, इलेक्ट्रिक सीढ़ी। तो क्या होता है, यहाँ एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा, फिर ये स्पार्क यहाँ आएगा, फिर ये स्पार्क यहाँ आएगा, फिर ये स्पार्क यहाँ प्रोड्यूस होगा, यहाँ प्रोड्यूस होगा, यहाँ प्रोड्यूस होगा, यहाँ प्रोड्यूस होगा, और ये फिर खत्म हो जाएगा अपने आप। फिर नीचे से नया स्पार्क बनेगा, फिर ये स्पार्क ऊपर बढ़ता रहेगा, फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, फिर नीचे चलेगा, ऊपर बढ़ता रहेगा, फिर आगे खत्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक लैडर है ये, मतलब स्पार्क यहाँ ऊपर चढ़ता चला जाता है सीढ़ी की तरह से, लगातार कंटिन्यूस। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपके सीबीएसई बोर्ड में, तो नहीं पूछा गया था, आईएससी बोर्ड में, कि ये लैडर में ये स्पार्क ऊपर की तरफ क्यों उठता है, ऐसा क्यों नहीं होता कभी भी कि पहले स्पार्क यहाँ प्रोड्यूस हो और फिर वो नीचे की तरफ जाए। होता क्या है, यहाँ पे नीचे स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, यहाँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम रखा जाता है, और इसके अंदर एक नीचे, इसके अंदर एक एक्चुअली एक इंडक्शन कॉइल होती है, इंडक्शन कॉइल होती है जो इसको 40-50 हज़ार वोल्ट प्रोवाइड करती है। और इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस रखा जाता है कि 50 हज़ार वोल्ट पर इन इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की एयर का इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। मैं वर्ड्स को बहुत धीरे धीरे और मजबूती से बोलता हूँ, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, कि यहाँ गैप इतना इस हिसाब से एडजस्टेड रखा जाता है कि नीचे जो इंडक्शन कॉइल ने इसे वोल्टेज दिए है, उस पर्टिकुलर वोल्टेज पर आकर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में एयर का इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एक्चुअली यही होता है, ये इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का बन जाना। और वो आयंस और इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो गए तो वो आयन, पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव करते हैं, और उनका जो मोशन है, उस मोशन से एक दूसरे टकराते हैं और हीट प्रोड्यूस होती है। वही हीट हमें एक्चुअली स्पार्क की फॉर्म में दिखाई देती। अब यहाँ स्पार्क बना तो क्या हुआ, इसके ऊपर की एयर गर्म हो गई क्योंकि हीट बनी। हीट का जो ट्रांसफर है कन्वेक्शन से, वो ऊपर की तरफ ऊपर होता, तो ऊपर की एयर क्या हो गई, वो हीट अप हो गई। अब उसका ब्रेकडाउन आसान हो गया, उसमें से आयंस का रिलीज होना, उसमें से ये वाला प्रोसेस होना आसान हो गया। जब आसान हो गया तो इस वाले एयर का ब्रेकडाउन हुआ। अब इस एयर का ब्रेकडाउन हुआ तो इसने ऊपर की अपनी एयर को हीट अप कर दिया। अब ऊपर वाली एयर का ब्रेकडाउन इजी हो गया। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है, और यहाँ पहुंचकर एक गैप, इतना ज्यादा गैप रखा जाता है कि गिवन पोटेंशियल डिफरेंस पर आकर के वो गैप में से आपका स्पार्क खत्म हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं हो पाता इससे ज्यादा, भले ही गैस गर्म हो गई हो तब भी नहीं हो पाता, इतना ज्यादा डिफरेंस रख दिया जाता है। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डीवी बाय डी आर। यहाँ डी आर बढ़ा दिया आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर कर दिया, इतना कमजोर कर दिया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर का ब्रेकडाउन नहीं कर सकता, नहीं कर पाता, तो फिर यहाँ स्पार्क आपका खत्म हो जाता है। देखना, बड़ी प्यारी वीडियो होती है ये, बड़ी मतलब सुंदर लगता है देखने में, एकदम मेस्मराइजिंग चीज है। मैंने दिल्ली में देखा है इसको चलते हुए। उसके बाद आ जाते हैं आपके सेमीकंडक्टर। एक्चुअली सेमीकंडक्टर्स की पूरी स्टडी हम इनके लेसन में ही करेंगे,
लेकिन यहाँ सेमीकंडक्टर में क्रिस्टल के अंदर होते हैं होल्स। क्या होते हैं? होल्स। और साथ में जितने होल हैं, हर होल के कॉरस्पॉन्डिंग एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। हालांकि होल्स का फॉर्मेशन आयनाइजेशन जैसा नहीं है, होल्स का फॉर्मेशन। ये होल, ये कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉज लार्जर नंबर ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? दोनों ये हैं आपके क्या? चार्ज कैरियर्स। और ये इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉज लार्ज नंबर ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन टाउ डज नॉट डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो ओवरऑल यहाँ भी कौन इफेक्टिव होता है? यहाँ इंक्रीज इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये तो बहुत ही ज्यादा है। हल्का सा आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। और जरा सा टेम्परेचर अगर एक्सेस हो जाए तो फिर आपके टीवी वाले भैया या आपके रिपेयर करने वाले भैया कहते हैं जी फूक गया है, तो ये तो फूक गया। तो फूकने का मतलब यही होता है कि इतना ज्यादा हीट जनरेट हुई, एकदम से इतने ज्यादा चार्ज कैरियर्स हुए कि जनरेटेड हीट को वो टॉलरेट नहीं कर पाया, और फिर वो कहा जाता है उसे क्या? फूक गया, ब्लोन आउट। हीट इतनी ज्यादा हुई कि उसमें केमिकल चेंजेस हो गए, फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो गए। तो सेमीकंडक्टर के लिए भी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसमें भी ओवरऑल ओवरऑल क्या होता है? रो डिक्रीज होता है। सीधी सी बात यह है, सिर्फ और सिर्फ मेटल ऐसे हैं जिसमें टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स में भी, गैसेस में भी, और आपके सेमीकंडक्टर्स में भी टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी डिक्रीज ही होती है, तीनों केसेस में। लेकिन कुछ स्पेशल आप एलॉय ऐसे बना सकते हैं जिसमें कि कुछ एलॉय होते हैं आपका कॉन्स्टेंटन या मैग्निन, MAGNIN, मैग्निन। ये ऐसे अलॉय हैं जिसमें कि कुछ अलग अलग मटेरियल्स मिलाकर के ना बना लिया जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ आपका जो रो है वो चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्स्टेंटन को आप लेकर के रेड हॉट कर दो, गर्म कर दो, ऐसे बिल्कुल इतनी कलम पास करो तो चेंज हो जाएगा। लेकिन फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर 10-20 डिग्री टेम्परेचर का अगर चेंज होगा तो दोनों फैक्टर एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट काम करते हैं और रो चेंज नहीं होता। ठीक है।